My dear students, सब लेसन नंबर 10 द ट्रिब्यूट जो पढ़ रहे हैं, कल तक हमने पेज नंबर 122 तक पढ़ा था। उसी पेज पर अगले पैराग्राफ को हम आज ट्रांसलेट करेंगे। कल हमने पढ़ लिया था, नथिंग वॉज स्पेयर्ड, नाइदर द ढिंकी वुडन राइस क्रशर नोर द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडल्स। आज हम पढ़ेंगे आई सा माई एल्डर ब्रदर राइज। यहां से हम आगे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आप लाइन टू लाइन मेरे साथ बने रहेंगे। बोर्ड पर मैंने इंपोर्टेंट कुछ वर्ड लिखे हैं। एक जो वर्ड है मॉर्गेज, ये फाइनेंशियल टर्म का वर्ड है और कई बार एग्जाम में हमें पूछा भी जाता है। इसकी सिमिलर वर्ब होती है पान, पान PAWN। पान भी रेगुलर वर्ब है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है तो पीछे ईडी लगकर पान बनती है, ठीक है ना। और मॉर्गेज जो वर्ड है ये बैंकिंग सेक्टर में अर्थात फाइनेंशियल सेक्टर में यूज होता है। जब हम KCC वगैरह करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी जो लैंड होती है, जो अपनी एसेट या प्रॉपर्टी जो होती है, हम उसको मॉर्गेज करते हैं। बैंक अपने फेवर में उसको रख देता है, इसे कहते हैं मॉर्गेज, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग MORTGAZE है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन है मॉर्गेज, ठीक है। टी साइलेंट रहता है। रेगुलर वर्ब है मॉर्गेज, मॉर्गेज्ड, मॉर्गेज्ड और पान, पान, पांडे। एक जो नेक्स्ट वर्ब मैंने लिखी है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट फसल काटना के लिए यूज होती है, हार्वेस्टर सेकंड और थर्ड फॉर्म में। इसी हार्वेस्ट से हार्वेस्टर मशीन वर्ड हम कई बार सुनते हैं। हार्वेस्टर फसल काटने वाली मशीन आती है ना, वो इसी हार्वेस्ट वर्ब से बनती है, हार्वेस्टर, ठीक है। डिनाई वर्ब कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। रिफ्यूज की सिमिलर वर्ब है डिनाई। डिनाई का अर्थ होता है मना करना, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी डिनाइड है, ठीक है। रिफ्यूज रेगुलर वर्ब है, कॉमन वर्ब है, हम कई बार इसे पढ़ते हैं। रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड होती है। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, आप लाइन टू लाइन मेरे साथ बने रहेंगे। हम इसे शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, I saw my elder brother rise. मैंने मेरे बड़े भाई को उठते हुए देखा। He stopped for a moment near the pile of things and unfastened the strap of his wristwatch and placed it on the heap with the other things. देखो पाइल कल हमने डिस्कस किया था और आज वापस से पाइल और हीप दोनों वर्ड इसी पैराग्राफ में आ रहे हैं। तो पाइल का सिनोनिम क्या होता है, हीप। ढेर जो होता है, जो चीजें हम इकट्ठी करके रखते हैं, उसे पाइल या हीप दोनों में से जो चाहे वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो द पाइल या द हीप दोनों कॉमन वर्ड है या यूज हो रहे हैं, तो इन्हें भी हमें साथ साथ में याद कर लेना है। पाइल PILE, पाइल हो या हीप हो HEAP, दोनों का अर्थ क्या होता है, ढेर, ठीक है ना। कोई भी चीज को हम इकट्ठा करके जमा के रखते हैं तो उसे पाइल या हीप कहते हैं, ठीक है। ये दोनों सिनोनिम है, इन्हें भी आप साथ साथ में याद कर लें, ठीक है। सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची। क्या अर्थ होता है, पर्यायवाची, ओके। पाइल, हीप, कई बार हीप का पूछ लिया जाता तो दोनों वर्ड वो अच्छी तरीके से याद कर ले। इसी पैराग्राफ में दोनों आ रहे हैं। I saw my elder brother rise. मैंने मेरे बड़े भाई को उठते हुए देखा। He stopped for a moment near the pile of things and unfastened. फासन का अर्थ होता है, फासन का अर्थ होता है बांधना और अनफासन का अर्थ होता है खोलना, ओके। Unfastened the strap of his wristwatch and placed it on the heap with the other things. मैंने
अपने बड़े भाई को उठते हुए देखा, वे एक क्षण के लिए उस वस्तुओं के ढेर के पास रुके और मेरे बड़े भाई ने अपनी कलाई घड़ी का पट्टा खोला और उसे उस ढेर पर अन्य चीजों के साथ रख दिया। Perhaps a tear trickled down his cheek. शायद आंसू की एक बूंद उनके गाल से टपकी। With a heavy sigh, he left the place. एक गहरी सांस लेकर वे वहां से चले गए, उस स्थान को छोड़ दिया। I had often heard him say that father had bought him that wristwatch when he was in his 11th class. I had often heard, hear की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है heard, ठीक है। I had often heard him say that father had bought him that wristwatch when he was in his 11th class. मैंने अक्सर उन्हें ये कहते हुए सुना था कि पिताजी ने उनके लिए ये घड़ी उस समय खरीदी थी जब वह 11th क्लास में थे, 11वीं कक्षा में थे। But I also remember well in my MA final year he had mortgaged that watch to send me money to go to Delhi for an interview. लेकिन मुझे ये ठीक से याद है कि मेरे MA के अंतिम वर्ष में उन्होंने उस घड़ी को मुझे दिल्ली में एक इंटरव्यू या साक्षात्कार में जाने के लिए पैसा भेजने के लिए गिरवी रखा था। He had sent me an amount of 150 rupees. I remember clearly. मुझे साफ साफ याद है कि उन्होंने मुझे 150 रुपए की राशि भेजी थी। सॉरी 150 रुपीज, 150 रुपए की राशि मुझे उस घड़ी को गिरवी रखकर भेजी थी। No one knows whether the wristwatch would come back to him or not. कोई नहीं जानता कि वे कलाई घड़ी उनके पास पुनः आएगी या नहीं। His action seemed symbolic on his snapping all his attachment with the past. उनका ये कदम भूतकाल से पूर्ण रूप से लगाव तोड़ने का संकेत प्रतीत होता था। I was silent. मैं चुप था। My elder sister-in-law was in the backyard. मेरे बड़े भाभी जी पिछवाड़े में या उस बैकयार्ड में पीछे के आंगन में थी। My second brother was often whispering things into his wife's ear and was there taking his place with us. मेरा मंझला भाई जो अपनी पत्नी के कान में कुछ धीमे धीमे या फुसफुसा रहा था और उनके साथ ही हमारे पास बैठा था। It was like the butcher's knife going to the stone to sharpen itself. और ये कुछ वैसा ही था जैसे कसाई पत्थर पर अपना चाकू तेज कर रहा हो। The elder brother was calm and composed. बड़े भाई शांत और संयमी थे। Like a perfect gentleman, he was looking at the proceedings dispassionately, exactly as he had done on the day of the sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage. वे एक सज्जन की भांति बिना भावुकता के उस पूरे कार्रवाई को देख रहे थे और बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अपने पुत्र के उस संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसमें, और मेरे शादी के दिन जैसा किया था उसी प्रकार वो बैठे थे। It was the same
preoccupied and grave manner, attending sincerely to his duty. वे अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने का वही चिंता मग्न एवं उनका गंभीर तरीका था. While discussing anything with my second brother, he had that same calm and composed voice. मेरे मंझले भाई से किसी बात पर चर्चा करते समय उनकी आवाज वैसी ही शांत और संयमित थी. Not a sign of disgust and regret. खेद एवं नाराजगी का कोई संकेत नहीं था. मतलब बड़े भाई साहब बहुत ही जेंटलमैन, अच्छे समझदारी का परिचय दे रहे थे. I remember the year father died, we had to live under a great financial strain. मुझे याद है जिस वर्ष मेरे पिताजी गुजरे, हम एक बड़े आर्थिक संकट से गुजरे थे. आर्थिक संकट का हमने सामना किया था. It was winter. ये सर्दी का मौसम था. The chill was at its height. ठंड बहुत तेज थी. We had a limited number of blankets. हमारे पास सीमित मात्रा में कंबल थे. The cold was so biting, particularly at midnight, that one blanket was not enough for one. ठंड इतनी कंपाने वाली थी और खासकर आधी रात में कि एक कंबल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता था. That night I was sleeping in the passage room. उस रात में गलियारे वाले कमरे में सो रहा था. When I woke up in the morning, I found my elder brother's blanket on me, added to mine. जब मैं सुबह या सवेरे जागा तो मैंने बड़े भाई के कंबल को अपने कंबल के साथ अपने ऊपर उठाया हुआ पाया. Early at dawn, he had left for the fields without a blanket on his shoulders. सवेरे बहुत जल्दी या उषा काल में अपने कंधों पर बिना कंबल ओढ़े मेरे भाई खेतों के लिए प्रस्थान कर गए या खेत में चले गए. If he had been asked why, he would have surely said in his usual manner that he did not feel the cold. यदि उनसे पूछा जाता कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वे अवश्य ही अपने उसी तरीके से कहते कि उन्हें ठंड नहीं लगती. Now I have a comfortable income. अब मेरी एक अच्छी इनकम है या अच्छी आय है. Yet it had never occurred to me to think of buying any warm cloth for my elder brother. फिर भी कभी मेरे मन में नहीं आया कि मैं अपने बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़ा खरीदूं. He is still satisfied and happy with that old tattered blanket, come on the next page, that he had covered me with once. वे अब भी संतुष्ट वे खुश है और उसी पुराने फटे हुए कंबल के साथ. The same blanket was there before me with all the other things. जिस कंबल से उन्होंने मुझे ढका था, अर्थात वे अब भी संतुष्ट व खुश है उसी पुराने फटे हुए कंबल के साथ जिससे उन्होंने एक बार मुझे ढका था. अन्य सारी चीजों के साथ वही कंबल मेरे सामने था, वहां रखा हुआ था. यहाँ कवर जो वर्ब है वो ढकना के लिए यूज होता है, कॉमन वर्ब है. टैटर्ड का मतलब होता है टैटर्ड टोर्न कंडीशन जो होती है. टीयर की जो पास्ट पार्टिसिपल होती है टोर्न,
उसका सिमिलर ये है टैटर्ड, यानी फटा हुआ, कटा फटा। टैटर्ड टोर्न के सिमिलर में यूज होता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको हम कल से डिस्कस करेंगे, तो कल अपना ये लेसन पूरा हो जाएगा। आज कीवर्ड से हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉमन वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट भी रहते हैं और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।